नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 23वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि त्रुटियां भी बच्चों के अधिगम का पार्ट होती है। आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान लीजिए, आप में से बहुत से लोग पिछली बार भी सीटेट की परीक्षा में आवेदन किए होंगे और हो सकता है कि उसमें असफल रहे हों। आप असफल रहते, ये आपकी त्रुटि मानी जाएगी। बावजूद इसके, आप गलती किए, त्रुटि किए, बावजूद इसके आपके व्यवहार में जरूर परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ प्रयास किया होगा। तो जो प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही तो अधिगम बोलते हैं। यानी कम से कम आपको यह तो पता चला कि हाँ, पिछली बार मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब इस बार की परीक्षा में मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तो यानी कि आपने पिछली बार प्रयास किया था और प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में ये पॉजिटिव इंपैक्ट, परिवर्तन हुआ कि हाँ, पिछली बार की गलती, इस बार ये चीजें मैं नहीं दोहराऊंगा। तो इसी को तो अधिगम बोलते हैं। आपने प्रयास किया और प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। यानी कि अगर आप त्रुटियों को करने से बचेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, और जब तक प्रयास करेंगे नहीं तब तक अधिगम होगा नहीं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। त्रुटियों से नहीं बचना चाहिए, बल्कि जितना ज्यादा हो सके बच्चे को प्रयास करने का मौका दीजिए। त्रुटि हो या फिर सफल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा जब तक प्रयास नहीं करेगा वो सीखेगा कहाँ। और अगर आप उसके मन में ये डर बैठा देंगे कि त्रुटि हो जाएगी, इस वजह से गलती करने का वो संभावना अगर रहेगा, तो वो प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि अगर मैं त्रुटि करूंगा, गलती करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे डांट पड़ सकती है या फिर निगेटिव चीजें देखी जाएगी। तो इस वजह से बच्चे को कभी भी एक तरीके से त्रुटि से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया है, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? जब हम लोग उसी समय संशोधन, करेक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को फीडबैक नहीं मिला। जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों की कॉपियों में देखते होंगे कि जब उनको होमवर्क मिलता है तो उनका जो गलती जो हो रहता है उसको रेड पेन से कलर करके, यहां पर सर्किल करके, और ऊपर टीचर के द्वारा वहां पर सही लिख दिया जाता है। क्या इससे बच्चे को फीडबैक मिला कि आपने क्या गलती की थी? नहीं मिला। तो जब तक बच्चे को फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक वो भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना बनी रहेगी। इस वजह से उसे तुरंत संशोधित नहीं करना चाहिए। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी यह होती है कि पहले हम उस एरर का एनालिसिस करें। पहले हमारी ये जिम्मेदारी है कि कक्षा में मान लीजिए अगर 50 बच्चे हैं, तो सबसे पहले हम एनालाइज ये करें कि क्या 50 में से 40 बच्चों ने सेम गलती की है। तो इसका मतलब तो ये निकला ना कि हमने जो शिक्षण विधि अपनाई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तभी मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट अभ्यर्थियों को उस विधि के माध्यम से समझ में नहीं आया और वही गलती अभ्यर्थियों ने दोहराई है। यानी कि अब वहां पर जरूरत यह पड़ेगी कि फिर से वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के संदर्भ में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट को वो प्रश्न समझ में ही नहीं आया था, तभी वो गलती दोहराई जा रही है। तो यहां पर एनालिसिस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद से बच्चों को फीडबैक देना, और उसके बाद से सही कॉन्सेप्ट बता करके उसके बाद से बच्चे की भविष्य में इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो दोहराने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, तो तुरंत नहीं संशोधित करना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है। यह भी विकल्प निगेटिव है। त्रुटियां क्या दिखाती है? कि बच्चा प्रयास कर रहा है, यानी कभी ना कभी तो उसका त्रुटि एक तरीके से पॉजिटिव में बदलेगा, यानी कभी ना कभी तो वो प्रयास के माध्यम से सही चीजें कर पाएगा। यानी कि ये बाधित नहीं करती हैं, बल्कि उसको सपोर्ट करती है, नई चीजों को सीखने में सपोर्ट करती है। यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, त्रुटियां सीखने का संकेतक है। यानी बच्चे गलती कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि बच्चे प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके अधिगम से। यानी प्रयास करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा। यानी त्रुटियां भी सीखने का संकेतक है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा। यहां पर सुनने की बात की गई है और पढ़ने की बात की गई है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से 2 रिसेप्टिव स्किल है। देखिए, यहां पर रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है कि जो रिसीव किया जाए। अब कैसे रिसीव किया जाएगा? जैसे कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो आप मेरे शब्दों को रिसीव कर रहे हैं, और अगर मैं यहां पर कोई शब्द लिख रहा हूं, नीरज कोई शब्द मैंने लिखा, तो आपने इसको पढ़ करके अपने स्क्रीन पर इस शब्द को रिसीव किया। तो सुनना और पढ़ना जो होता है वो रिसेप्टिव स्किल होता है, और इस दौरान हम लोग शब्दों को रिसीव कर रहे होते हैं। यानी कि रिसेप्टिव स्किल में हम लोग शब्दों को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, रिसीव को हिंदी में ग्राह्य बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई ग्राह्य शब्द संपदा, यानी कि सुनने के दौरान और पढ़ने के दौरान जो शब्दों का हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं, उसे हम लोग रिसेप्टिव
वोकैबुलरी कहते हैं। ठीक है, ग्राह्य शब्द संपदा विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बोलने और लिखने के समय में पूछा जाए तो बोलते समय और लिखते समय हम लोग शब्दों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उत्पादन कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं और इसी को हिंदी में उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। लेकिन प्रश्न में हमसे सुनने और पढ़ने की बात की गई है, तो यह रिसेप्टिव स्किल है और इस दौरान जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जो वोकैबुलरी का प्रयोग किया जाएगा, उसे रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहेंगे, यानी कि ग्राह्य शब्द संपदा विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पठन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ करके, किसी भी लेख को पढ़ करके बच्चा उसका अर्थ ग्रहण कर पाए, इसे बोलते हैं पठन शिक्षण। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। पहला दिया गया, पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल सही बात है। बच्चा किसी भी चीज को कैसे सीखता है? अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, यानी जब उसका अर्थ ग्रहण करना है तो कहीं ना कहीं जो बच्चा पहले से अल्फाबेट पढ़ा होगा, वर्ण पढ़ा होगा, शब्दावलियां जानता होगा, उन्हीं सबसे तो जोड़ करके उसका अर्थ निकाल रहा होगा। तो यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ा है, तो यह विकल्प पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूने से अर्थ ग्रहण करना। बिल्कुल सही बात है। पठन का मतलब ही होता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, यह भी अर्थ ग्रहण करने से संबंधित है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है। एक ही विकल्प बचा, पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। यहां पर डिकोड करने की बात की जा रही है। यहां पर यह थोड़ा सा संकुचित है। डिकोड करने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, कमल। मैंने एक शब्द लिखा कमल, तो आप क्या कह रहे हैं कि इन क, म और ल अलग अलग वर्ण हैं, तो इन तीनों कमल शब्द जो है उसको डिकोड कर रहे हैं, यानी इसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप पूरे लेख का अर्थ समझ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस शब्दों को भी डिकोड कर पा रहे होंगे, इस वर्णों को भी डिकोड कर पा रहे होंगे, यानी कि ये संकुचित है। अगर आप पूरे लेख का अर्थ समझ पा रहे हैं तो ये तो एक तरीके से बाय डिफॉल्ट है ना, कि आप शब्दों का भी डिकोड कर पा रहे होंगे, वर्णों को भी डिकोड कर पा रहे होंगे। जब आप वर्ण और शब्द को समझ पा रहे हैं तभी तो पूरे लेख को समझ पा रहे हैं, यानी पूरे लेख को समझने, अर्थ समझना ही पठन बोलते हैं। जब आप पूरे लेख को समझ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कमल और मतलब शब्दों को और वर्णों को भी समझ पा रहे होंगे। ये संकुचित है और चूंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? यानी कि एज ए टीचर हमें बच्चों की मदर टंग का यूज कैसे करना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा इस्तेमाल करने दें। यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा, कक्षा की सामान्य भाषा क्या होगी? जो औपचारिक भाषा होगी। कक्षा की सामान्य भाषा की बात की जा रही है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि बच्चे को टीचर जो है वो कक्षा की सामान्य भाषा यानी विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसमें आरंभ करे। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि बच्चा जब पहली बार विद्यालय जा रहा है, देखिए पहली बार विद्यालय आता है तो उसको मातृभाषा का ही केवल नॉलेज होता है, तो उसको उसकी मातृभाषा में बताना है, ना कि विद्यालय की औपचारिक भाषा में। जब विद्यालय की औपचारिक भाषा में बताएंगे तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो उस लैंग्वेज को जानता ही नहीं है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह विकल्प निगेटिव हो गया। जब आप उसको उसकी मातृभाषा बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं तो ये तो सीधे तौर पर एनसीएफ के बहुभाषिकता का विरोध हो गया, क्योंकि एनसीएफ 2005 का बहुभाषिकता नियम यह कहता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। ठीक है, तो ये तो उसका निगेटिव, एक तरीके से निगेटिव हो गया एनसीएफ का। और साथ ही साथ यहां पर देखिए मैं बार बार बता चुका हूं, सिर्फ एकमात्र यही ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, केवल ये जितने भी वर्ड होते हैं वो पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो भाषा बच्चे को पढ़ाना है उसी भाषा में बताना चाहिए। देखिए भाषा बोलनी चाहिए जिसे शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, तो शिक्षार्थियों को तो टारगेट लैंग्वेज पढ़ाना है। तो बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कंफर्टेबल कहाँ है? जब पहली बार वो विद्यालय आ रहा है तो उसे केवल मदर टंग पता है। तो जब मदर टंग में आप यूज नहीं करेंगे या फिर बच्चे को केवल टारगेट लैंग्वेज में बताएंगे तो टारगेट लैंग्वेज में बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि आप उनसे बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कम्युनिकेशन गैप होगा जो कि बच्चे में अरुचि उत्पन्न करेगा और धीरे धीरे उसका अधिगम से एक तरीके से मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प
बचा, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति दें। अब बच्चे की इच्छानुसार भाषा इस्तेमाल करने की जब हम अनुमति देंगे तो वही तो भाषा बच्चा बोल पाएगा या फिर यूज कर पाएगा जिसे वो जानता है। तो अपने वो मदर टंग को ही तो केवल जानता है, केवल फर्स्ट लैंग्वेज को ही तो जानता है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट लैंग्वेज को यूज करने की अनुमति दी जा रही है और स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करता है? शास्त्रीय भाषा यानी कि कल्चरल लैंग्वेज की बात की जा रही है। देखिए हमारे देश में अभी जो 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले, 2 लैंग्वेज में पहला लैंग्वेज बच्चे की मदर टंग होती थी और दूसरा लैंग्वेज आंग्ल भाषा जिसे हम लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं वो होती थी। लेकिन एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद से हमारे देश में अब 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू हो गया, जिसमें बच्चे को सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्टेज पर यानी 10वीं से 12वीं के बीच में उसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। तो एक फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि कई विकल्प होंगे, उनमें से कोई एक लैंग्वेज बच्चा चुन सकता है। तो यहां पर 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब प्रश्न हमसे शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछा गया है, तो शास्त्रीय भाषा तो इसमें से है ही नहीं, तो शास्त्रीय भाषा को कैसे पढ़ाया जाएगा? तो शास्त्रीय भाषा को एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर रखा गया कि शास्त्रीय भाषा जो होगा वो इन 3 लैंग्वेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अलग से एक लैंग्वेज होगा। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ सकता है शास्त्रीय लैंग्वेज को, ठीक है। यानी कि ये 3 लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, अलग से एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर उसकी इच्छा है। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसको पढ़ाया जाएगा और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा तो वो नहीं पढ़ेगा। उसके लिए मैंडेटरी नहीं है शास्त्रीय लैंग्वेज पढ़ना, लेकिन ये जो 3 लैंग्वेज है ये मैंडेटरी है कि बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। प्रश्न हमसे शास्त्रीय लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया, विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि अतिरिक्त विकल्प केवल रहता तब तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ऐच्छिक भाषा की बात की जा रही है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। बुनियादी चरण क्या बोला जाता है? देखिए हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो अभी हमारे देश में 10+2 एजुकेशन पॉलिसी लागू थी उसको बदल करके 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट को लागू किया गया, जिसमें पहला जो 5 वर्ष है वो फंडामेंटल स्टेज को दिखाता है, जिसे हम लोग बुनियादी चरण बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत के 3 वर्ष, जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 वर्ष होगी तो उसे प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जिसे आप प्लेवे के नाम से जानते हैं, या फिर अगर सरकारी स्कूल में जाए तो जिसे आप आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं। यानी कि शुरुआत के 3 वर्ष, 3 से 6 साल का जब बच्चा होगा तो 3 वर्ष उसको प्री प्राइमरी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी का जो पहला और दूसरा कक्षा होता था उसको इंक्लूड कर दिया गया है इसी फाउंडेशनल स्टेज में, कक्षा 1 और 2 को। यानी कि 3 प्लस प्री प्राइमरी के, 3 ईयर प्री प्राइमरी के और 2 ईयर आपके प्राइमरी के, इसको मिलाकर के 5 वर्ष बुनियादी चरण में बताया गया है। तो क्या शुरुआत के 5 वर्षों में बच्चे को कल्चरल लैंग्वेज बताया जाएगा? नहीं बताया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि शुरुआती वर्षों में बच्चा जब पहली बार शिक्षा प्रारंभ कर रहा है तो उसको मातृभाषा में पढ़ाना है। कल्चरल लैंग्वेज की तो बात ही नहीं होती है बुनियादी स्तर पे। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, तो ये भी निगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट में पहला फिक्स है कि बच्चे की मदर टंग होगा, दूसरा फिक्स है कि इंग्लिश लैंग्वेज होगा, तीसरा फिक्स है कि फॉरेन लैंग्वेज होगा। तो वहां पर तीसरे विकल्प की जगह ही नहीं है, यानी कि चौथे विकल्प शास्त्रीय लैंग्वेज का वहां पर कोई स्थान ही नहीं है। तो ये कहा जा रहा था कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। अतिरिक्त विकल्प का मतलब कि यहां पर ऑप्शन रहेगा कि बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ सकता। ये मैंडेटरी नहीं है, यानी अतिरिक्त विकल्प का मतलब यही हो गया, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कैसी है? तो वो इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से रिसीव कर रहे हैं? लिखित रूप में। और लिखे हुए चीज़ को चाहे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो या फिर स्मार्ट बोर्ड पर लिखा हो, तो उसे देख करके हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? इनकी अधिगम शैली कैसी है? दृश्य आधारित अधिगम शैली है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का
आदान प्रदान करना है, वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है। विचारों के आदान प्रदान में क्या होता है, हम लोग इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, वाचन कौशल को संवर्धन पर काम किया जा रहा है, वाचन कौशल को बढ़ाने की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि। मातृभाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, मातृभाषा का प्रयोग करने के संदर्भ में एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों पैरवी करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे की जब मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा तो एक तो बच्चा उस लैंग्वेज को समझ पा रहा है, यानी इंफॉर्मेशन का कोई गैप नहीं रहेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि बच्चा सहज महसूस करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा इन्वायरमेंट में कि हाँ, उसकी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात की जा रही है। क्योंकि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होता है, बच्चे की संस्कृति से जुड़े हुए शब्दों को शामिल करना, उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एक तरीके से कक्षा में शामिल करने के सेंस में देखा जाता है। तो बच्चे के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी परिवेश से जोड़ने की बात की जाती है जब हम उसके मातृभाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तब तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। देखिए, जो भाषा होता है, चाहे मातृभाषा हो या फिर टारगेट लैंग्वेज हो, वो इंफॉर्मेशन को देने का या फिर कन्वे करने का एक साधन मात्र है। इससे बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि बच्चे एक समान गति से सीखेंगे, तो ये तो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेज पर निर्भर करेगा ना, कि बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करेगा कि बच्चा किस गति से सीखेगा। अब बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है वो भाषा पर डिपेंड नहीं करता है। भाषा एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिवाइस मात्र है, एक तरीके से युक्ति मात्र है, आप समझ सकते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक साधन मात्र है। इससे ज़्यादा भाषा का कोई भी रोल नहीं है, और भाषा के आधार पर सभी बच्चे एक तरीके से सीखेंगे ये नहीं कहा जा सकता, ये निगेटिव है, क्योंकि बच्चे अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से अलग अलग गति से सीख रहे होते हैं। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर उच्च होता है तो वो ज़्यादा तेजी से समझेगा, किसी का संज्ञानात्मक स्तर थोड़ा कम होता है तो कम गति से सीखेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पर करेगा, संज्ञानात्मक स्तर पर, ना कि भाषा पर। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। अगर ऐसा ही होता तो मातृभाषा में ही तो बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, तो एक बच्चा उत्तर दे पाता है, दूसरा नहीं दे पाता, ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है? ये इस वजह से कि बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर अलग अलग है। बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं, कोई बहुत तेजी से समझ रहा है, कोई बहुत धीरे समझ रहा है, तो यहां पर मातृभाषा का कोई रोल ही नहीं है। यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कक्षा में कम से कम भटकाव होगा, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। भटकाव क्यों होता है? क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। जब बच्चा किसी काम में इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, तो वो पूरा फोकस कर पाएगा अधिगम पर, यानी बच्चे की रुचि से तय होगा कि बच्चा भटकाव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका भाषा से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ बना पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव कर पाएंगे। स्वयं को अधिक स्वीकृत यानी कि कक्षा में उनके परिवेश से जुड़े शब्दावलियों की बात की जा रही है, तो बच्चे को कंफर्टेबल फील होगा। यही विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकती है? देखिए, अच्छा लेखन का मतलब कि लिख करके अपने मौलिक विचार को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करना। यहाँ पर अच्छा लेखन का मतलब राइटिंग, हैंड राइटिंग से नहीं होती है कि बहुत कोई अच्छा हैंड राइटिंग लिख रहा है तो वो अच्छा लेखक माना जाएगा, नहीं। वो अपने मौलिक विचारों को, अपने शुद्ध विचारों को किस प्रकार से अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पा रहा है, उसे ही हम लोग अच्छा लेखन बोलते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर के। केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, यही, ही, ये जितने भी वर्ड होते हैं विकल्प को हमेशा संकुचित कर देते हैं। प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों की अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कह करके, लिखाई यानी हैंड राइटिंग की बात की जा रही है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हैंड राइटिंग का मतलब अच्छा लेखन नहीं है। अपने मौलिक विचारों को कितने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ये अच्छा लेखन होता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विषय पर स्पष्ट निर्देश दे करके और शब्द सीमा तय करके। स्पष्ट निर्देश, तो वहां पर मौलिकता कहां आ गई? अगर टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको इस टॉपिक पर ये चीजें लिखनी है और उसकी सीमा भी तय कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे को बाउंड कर दिया गया, गाइडेड रिटन हो जाएगा, ये गाइडेड लेखन हो जाएगा, यानी टीचर के द्वारा गाइड किया जा रहा है। तो बच्चा इसमें अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, और लेखन का मतलब होता है बच्चा अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करेगा, ना कि किसी से गाइडेड होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा,
शिक्षार्थियों के लिए की गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर के। ये विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। तो जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे थोड़ा सा और एक्सटर्नली मोटिवेट किया जाए, बच्चे को थोड़ा सा प्रशंसा किया जाए। इससे फायदा ये होगा कि कक्षा में जो दूसरे बच्चे हैं वो भी कुछ सीखेंगे। क्योंकि देखिए, बच्चा जब इस स्टेज में होता है प्राइमरी में, तो वो उसमें अभी नैतिकता नहीं होती, उसे वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाले कॉन्सेप्ट में होता है, जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, जिसमें बच्चे ये मानते हैं कि टीचर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो अच्छा लिखा है तभी प्रशंसा कर रहा है, अगर मैं भी अच्छा लिखूंगा तो मेरी भी प्रशंसा की जाएगी। तो वो मोटिवेट होता है थोड़ा सा कि उसकी प्रशंसा हो रही है तो मेरी भी प्रशंसा होगी अगर मैं अच्छा लिखूंगा। तो इसी वजह से दूसरे बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे। साथ ही साथ जब बच्चे को विशिष्ट टिप्पणी दी गई है कि आप क्या क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, उसकी बात की जा रही है, तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। देखिए, योगात्मक आकलन को अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है समेकित आकलन। योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है, जो बच्चे की वार्षिक परीक्षा हो रही होती है, उसे हम लोग योगात्मक आकलन कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना। तो यहां पर तुलना करना उद्देश्य नहीं है, यहां पर तुलना करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक कक्षा जब समाप्त हो गई, पूरा सत्र समाप्त हो गया, तो बच्चे ने कितना सीखा, अलग अलग तरीकों से उसका मूल्यांकन करना। क्योंकि फाइनल में आपका मौखिक परीक्षा भी होता है जिसे वाइवा बोलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जिसे आप प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आपकी लिखित परीक्षाएं भी होती हैं। यानी अलग अलग माध्यमों से बच्चे का आकलन किया जाता है कि उसने साल भर में कितना सीखा है। तो यहां पर तुलना करने के लिए नहीं होता है, हमारा विकल्प नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत और धीमी गति से सीखने वाले ठप्पा लेबलिंग लगाना, यानी कि अलगाव की बात की जा रही है, बंटवारे की बात की जा रही है कि बच्चे की योग्यता के आधार पर अलग अलग बांटने की बात की जा रही है, लेबल लगा करके, ठप्पा लगा करके। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि समावेशी कक्षा इसका विरोध करता है। समावेशी कक्षा यह कहता है कि बच्चे की योग्यता को आधार बना करके आप बच्चे का बंटवारा नहीं कर सकते। यह विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा में परीक्षा कराना। साप्ताहिक आधार पर यानी कि ये तो सत्र के बीच में हो गया ना, और हमसे योगात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा होता है। यानी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन होता है उसे साप्ताहिक आधारित मूल्यांकन कह सकते हैं, या फिर इसी को रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। लेकिन प्रश्न योगात्मक के बारे में पूछा गया, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चे का वाइवा के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से, यानी ये अलग अलग माध्यम हो गए जिसके माध्यम से हम लोग बच्चे की सूचना कि बच्चे का अधिगम कैसा हुआ है वो एकत्र कर रहे हैं कि बच्चा साल भर में कितना सीखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।